व्यापार इंटरनेशनल ट्रेड आज हमें देखना है। और इंटरनेशनल ट्रेड के संबंध में हमने कई थ्योरीज के वीडियो भी बनाए हैं, एडम स्मिथ, रिकार्डो, हेक्सरोलिन। उसको भी जरूर देखना है, क्योंकि पूरा तभी समझ में आता है जब सारे थ्योरीज हम देख लेते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पढ़ते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है इसके संबंध में आगे हम देखेंगे। फिर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र, एक स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ये भी देखेंगे इसमें। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता क्या है, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या है या महत्व, इंपोर्टेंस और एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां, डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसको हम एक एक करके, चूंकि कई कॉन्सेप्ट इसमें है, तो जल्दी जल्दी से देखेंगे और समझने की पूरी कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न जो एस्पेक्ट्स हैं उनको कैसे हम समझ सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या इंटरनेशनल, इंग्लिश में कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। इंटरनेशनल ट्रेड या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत दो चीजें जरूर होती हैं, एक तो एक्सपोर्ट, इसको कहते हैं हिंदी में निर्यात। निर्यात जब कोई देश दूसरे देश को वस्तु और सेवाएं भेजता है। और एक होता है इंपोर्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, बार बार आएंगे। आयात, आयात जब कोई वस्तु या सेवा हम दूसरे देश को अपने देश में मंगाते हैं, इसको आयात कहते हैं। जब भेजते हैं तो निर्यात कहते हैं। तो चूंकि कोई भी वस्तु के क्रेता और विक्रेता होते हैं, जब क्रेता विक्रेता देश के बाहर चले जाते हैं, हमारे देश के बाहर हमारे देश की उत्पादित वस्तुएं दूसरे देशों के क्रेता खरीद रहे हो, तो उसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहेंगे। इसमें एक चीज तो क्लियर है कि दो से अधिक, मोर देन टू कंट्रीज, मोर देन टू कंट्रीज होने जरूरी है। इसमें बायर एंड सेलर, क्रेता और विक्रेता होने जरूरी है। ठीक है, और इसमें वस्तु एवं सेवाओं का आदान प्रदान होता है। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होता है, आयात निर्यात होता है। तो ये जब चीज़ें होती हैं, जैसे चीन और भारत के बीच होने वाला व्यापार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाएगा या विदेशी व्यापार कहलाएगा। तो इस तरह की जब चीज़ें होते हैं, दो या दो से अधिक देश हों जिनका आपस में व्यापार हो रहा हो, व्यापार में वस्तुएं और सर्विसेज हों, सेलर और बायर का होना जरूरी है, सेलर एंड बायर, क्रेता और विक्रेता। तो ये दो तीन चीजें हैं कि जिसमें जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को डिफाइन करते हैं। तो इसको हम एक यहाँ पे मैप के हिसाब से भी देख सकते हैं। जैसे कि हम देख लें, यहाँ पे इंडिया है, इंडिया यहाँ है। और इंडिया यदि किसी देश से कोई लेन देन ना करे, कोई वस्तुओं का आदान प्रदान निर्यात आयात ना करे, तो वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं कहलाएगा। फिर इसके अंदर ही वस्तुएं उत्पादित होंगी और यहीं बिकी जाएंगी। लेकिन अनेक देशों से इसका जब आयात निर्यात होता है, यहाँ यूनाइटेड स्टेट है, इससे सबसे ज्यादा व्यापार होता है। संयुक्त अरब अमीरात यहाँ पे है, इसके इससे बहुत सारा व्यापार होता है इंडिया का। ये अरब कंट्रीज बहुत सारा, यहाँ से लेबर जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, और वस्तुओं का व्यापार होता है। यहाँ से तेल, कच्चा तेल इंडिया मंगाता है, यानी कि आयात करता है। चाइना से सबसे ज़्यादा आयात करता है भारत, एक्सपोर्ट भी करता है रसिया को भी। ब्राज़ील यहाँ पे है, ब्राज़ील से व्यापार हो, या यूके यहाँ पे है, यूके यहाँ पे है ना। तो ये ऑस्ट्रेलिया से व्यापार होता है भारत का, ये ऑस्ट्रेलिया है। ये न्यूजीलैंड यहाँ पे है। तो ये जब विभिन्न देशों से जब आयात निर्यात होता है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, तो इसी को हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताएं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की विशेषताएं पूछा जाए तो क्या क्या कहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की क्या विशेषताएं हैं, फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। पहला है, बड़े पैमाने पर संचालन होता है ये, क्योंकि इसमें बहुत सारे विश्व के देश शामिल होते हैं, और वो सारे देशों के साथ आयात निर्यात होता है। तो इसलिए इसको हम बड़े पैमाने पर संचालन कर लेते हैं। जैसे कि ये यूनाइटेड स्टेट्स से हो गया, रसिया से हो गया, ये पूरा इसका ये पूरा ये मार्केट हो गई, पूरा विश्व ही एक मार्केट हो गया। तो ऐसे ये पूरा विश्व ही मार्केट हो गया, यहाँ तक होता है। तो ये बड़े पैमाने पर इसका संचालन होता है, इसमें बहुत सारे देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट है साधनों की गतिहीनता। साधन पूरी तरह से गतिशील नहीं होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में। साधन मतलब उत्पादन के साधन, कैपिटल, लेबर। हालांकि थोड़ी बहुत मात्रा में तो लेबर आ जा रहे हैं, दूसरे देशों में काम करने जा रहे हैं, लेकिन कैपिटल, और कैपिटल भी खैर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के तहत जा रहे हैं, बट पूरी तरह से ये मोबिलिटी नहीं होती है इनका। नेक्स्ट है विषम बाजार होता है, क्योंकि अनेक देशों के अपने अपने बाजार होते हैं, और वो कोई जरूरी नहीं कि हर बाजार हर देश को शूट करे। अब इंडिया यहाँ पे है, रशिया का अपना मार्केट होगा, इसके कंज्यूमर अपने तरीके के चीज़ों को पसंद करेंगे, चाइना के अपने कंज्यूमर है ना। तो विभिन्न अलग अलग देशों का अलग अलग मार्केट
स्ट्रक्चर होता है। तो ये एक विशेषता है। सभी बाजार एक ही तरह के नहीं होते हैं, कहीं कोई वस्तु ज़्यादा बिकती है, कहीं कोई वस्तु कम बिकती है। तो ये एक तरह से विषमता पाई जाती है। अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण होता है। अब ये जो विशेष विषमता होता है अलग अलग बाजारों का, तो वो एकीकृत हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। जब कोई देश एक उत्पादन करता है, जैसे यदि रसिया उत्पादन करेगा कोई वस्तु का, तो वो दूसरे देशों के उपभोक्ताओं के टेस्ट को भी ध्यान में रख के करता है, क्योंकि वो केवल ये नहीं देखता है कि हमारे देश के उपभोक्ता हैं, जो भी इसकी जनसंख्या केवल उसी के उपभोक्ता हैं। वो विश्व के और भी देशों के उपभोक्ताओं का टेस्ट को समझेगा और फिर उनके हिसाब से भी वस्तुओं का उत्पादन करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी वस्तुएं दूसरे देशों में भी बेच सके। तो इस तरह से अनेक देशों का जो मार्केट है, वो मार्केट एकीकृत होता है। दूसरा देश फिर रसिया के हिसाब से वस्तुओं को बनाएगा जो वहाँ के लोगों के पसंद आए, है ना? तो दुनिया भर में बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं और उसका अलग अलग देशों में आयात निर्यात किया जाता है, बेचा जाता है, खरीदा जाता है। तो उन देशों के बाजारों से एक तरह से एकीकरण हो जाता है। विभिन्न बाजार, इंडिया का, चाइना का, रसिया का और जितने ये देश है, सभी बाजारों का एक एकीकरण हो जाता है, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज हो जाता है, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण हो जाता है इस तरह से। क्योंकि अब ट्रेड देख रहे हैं, तो ट्रेड में और भी चीज़ें, कैसे हम किस वस्तु को ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं उसको बनाएं, और दूसरे देशों से उन वस्तुओं को आयात कर लें जिसको हम ज़्यादा बेहतर नहीं बना सकते हैं, और जो बेहतर बना रहे हैं उसको उसके बदले हम निर्यात कर दें। तो इस तरह से ये एकीकरण होता है, अर्थव्यवस्थाओं का एकीकरण, इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमीज। विकसित देशों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों का इसमें प्रभुत्व पाया जाता है। डेवलप कंट्रियों के पास पूंजी बहुत होता है, और पूंजी बहुत सारे देशों में वो अलग अलग देशों में जहाँ भी उनको लाभ कमाना रहता है, वहाँ वो पूंजी को इन्वेस्ट करते हैं। उसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के रूप में भी आजकल जाना जा रहा है। बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ, ज़्यादातर बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ विकसित देशों की ही होती हैं, है ना? विकसित देशों की होती हैं। तो विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ अलग-अलग देशों में जाकर के अपनी कंपनी खोलती हैं और फिर वहाँ पे उत्पादन करती है और बेचती है। ताकि ये ना हो कि अपने देश में उत्पादन करें, फिर उस देश में उत्पादन ले जाके बेचें, तो वो बहुत ज़्यादा खर्चा वाला काम हो जाता है और बहुत ज़्यादा उसमें अलग तरीके का फिर रूल रेगुलेशन आता है। तो इन सब चीज़ों की जगह पे ये इनका अलग-अलग देशों में कंपनियाँ होती हैं और इन्हीं का ज़्यादातर बोलबाला होता है। किनका? विदेशी देशों का और एमएनसीज़ का, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियों का। नेक्स्ट है, छठा नंबर है, भाग लेने वाले देशों के लिए फायदेमंद होता है, बेनिफिशियल टू पार्टिसिपेटिंग कंट्री। जो इसमें पार्टिसिपेट, जो इंटरनेशनल मार्केट करते हैं, इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, उनको ये बहुत फायदा करता है। अभी हमने एडम स्मिथ और रिकार्डो और हेक्सर ओलिन सबकी थ्योरी में एक चीज जरूर पाया, सबका एक ही कहना था कि इंटरनेशनल ट्रेड करने पर देशों को फायदा होता है। जो भी दो देश यदि आपस में व्यापार कर रहे हैं तो उनको फायदा होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, उनका कंजम्पशन भी बढ़ जाता है, फ़ायदा होता है। क्यों? क्योंकि वो अपने देश में जो सुविधापूर्ण चीज़ें हैं उसको बनाते हैं, और जो सुविधा असुविधापूर्ण है, जो नहीं बना सकते हैं, उनको दूसरे देशों से मँगा लेते हैं। बजाय कि हम उसके उपभोग से वंचित रहें, दूसरे देशों से इम्पोर्ट कर लें। हमारे देश में तेल नहीं होता है, तो हम कहें कि हम इम्पोर्ट नहीं करेंगे, तो फिर कोई गाड़ी नहीं चल पाएगी। तो दूसरे देशों में ऐसी वस्तुएँ नहीं पाई जाती हैं जो हम उत्पादन कर लेते हैं, तो वो हम उनको बेच देते हैं, वहाँ से हम तेल मँगा लेते हैं, तो दोनों देशों को फ़ायदा हो जाता है। हाँ, ये है कि इसके कारण गहरी प्रतिस्पर्धा उभरती है। विभिन्न देश अपने-अपने देशों में, अब जैसे चाइना का उदाहरण लें, तो चाइना सबको परेशान कर रखा है, इतनी सस्ती वस्तुएँ बनाता है, और खासकर इलेक्ट्रिक वस्तुएँ, इतनी सस्ती खिलौने और भी बहुत सारी उपभोग की वस्तुएँ बहुत सस्ती बना रहा है, और पूरे वर्ल्ड पे उसका कब्जा होता जा रहा है मार्केट में। तो उसको और भी देश बनाना चाहते हैं, तो आपस में बहुत टफ कंपटीशन आ जाता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में ये पाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की विशेष भूमिका होती है, स्पेशल रोल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो बिना साइंस और टेक्नोलॉजी के कोई भी प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। हम जानते हैं कि टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, और जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनके पास बेहतर टेक्नोलॉजी होता है, जिससे कि प्राइस भी कम हो जाता है और उसके उत्पादन की क्वालिटी भी ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए वो ज़्यादा सफल हो जाते हैं इसमें। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे देश में अच्छी टेक्नोलॉजी हो और उसका उसका उत्पादन में उपयोग हो। नेक्स्ट है, संवेदनशील प्रकृति होता है, इंटरनेशनल ट्रेड सेंसिटिव नेचर का होता है, और इसमें देशों में आपस में झगड़े भी होने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कि हमारा देश, जैसे अभी रूस के साथ व्यापार होता है हथियारों का, तो अमेरिका नाराज़ हो जाता है कि रूस से क्यों खरीद रहे हो। फिर यदि हम फ्रांस से खरीदते हैं हथियार, तो रूस कभी कई बार नाराज़ हो जाता है कि मेरे से हथियार खरीदो। ऐसे ही वस्तुओं के बारे में भी होता है, खाद्य पदार्थों के बारे में होता है, या अन्य वस्तुओं के बारे में होता है। तो ये बहुत ही संवेदनशील प्रकृति का भी होता है। आपस में कई बार वॉर वर्ल्ड वॉर की भी स्थिति आ जाती है। निवेश के अवसरों में वृद्धि, इंक्रीज इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। क्योंकि उत्पादन ज़्यादा होता है, उपभोग ज़्यादा होता है, तो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा हो जाती है देशों में। तो इन्वेस्टमेंट करके हम ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट भी कर सकते हैं। विदेशी मुद्रा का अर्जन
होता है। इसमें विभिन्न प्रकार के देशों से हमें मुद्रा का अर्जन भी होता है। यदि हम व्यापार करते हैं अनेक देशों से, ठीक है, तो अनेक देशों से व्यापार करने में यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं रसिया को, तो रसिया से हमें रूबल प्राप्त होता है, ठीक है। यदि हम एक्सपोर्ट करते हैं, ये जापान है, जापान से हमें येन प्राप्त होता है। यदि हम यूके को एक्सपोर्ट करते हैं, यूके, यूके से यूरो, है ना, यूरो को ऐसे लिखते हैं, यूरो होता है। अमेरिका को एक्सपोर्ट करते हैं तो यहाँ से हमें डॉलर मिलता है, डॉलर मिलता है। ऐसे अलग-अलग देशों से, अरब कंट्री से हमें वहाँ की मुद्राएँ मिलती हैं। तो अनेक देशों से, चूँकि पूरे वर्ल्ड मार्केट में तो डॉलर का ज़्यादा बोलबाला है, डॉलर का ज़्यादा दबदबा है। तो डॉलर हम प्राप्त कर सकते हैं, किसी कोई भी जब मुद्रा हमारे पास रहेगा तभी तो हम डॉलर भी खरीद पाएँगे। तो डॉलर अभी हमारे पास देश में जो विदेशी मुद्रा भंडार है, वो 600 अरब डॉलर पहुँच गया है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 600 अरब डॉलर, एक समय था कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। 1991 में यदि हम बात करें तो उस समय इतना कम हमारा विदेशी एक्सचेंज था उस समय। अभी 600 के आसपास, 500 और 600 के बीच में डॉलर, 500 600 अरब डॉलर, ठीक है, 600 अरब डॉलर के आसपास हमारा विदेशी मुद्रा भंडार है, ये याद रखना है। और ये बढ़ते ही जा रहा है। तो इसका मतलब कि हमारी जो विदेशी भुगतान की क्षमता है बहुत ज़्यादा है। तो कोई भी लोन, किसी को कोई मदद क्यों करता है? क्योंकि जब तक वो देख लेता है कि इसके पास कैपेसिटी, अभी श्रीलंका डिफ़ॉल्ट घोषित हो गया वर्ल्ड में, इसको कोई भी लोन देने से मना कर दिया, वर्ल्ड बैंक भी मना कर दिया कि ये डिफ़ॉल्ट हो गया, ये चुकाने की क्षमता इसकी खो चुकी है। भारत के पास 600 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भंडार है। इसका मतलब ये है कि इसके पास संपत्ति बहुत ज़्यादा है, इसके पास चुकाने की क्षमता बहुत है, तो कोई भी देश आपका मदद करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो इस तरह से हम विदेशी मुद्राओं का अर्जन कर लेते हैं, विभिन्न देशों को एक्सपोर्ट करके। नेक्स्ट है साधनों का इष्टतम उपयोग, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। उत्पादन की जो साधन है, हम जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों को, तो हम उत्पादन भी करते हैं। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश में ही उत्पादन करें। और जो इंपोर्ट कर रहे हैं, जो आया मंगा रहे हैं देशों से, उसका भी हम उत्पादन अपने देश में ही क्यों ना करें। उसको कहते हैं इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन, इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन। आयात प्रतिस्थापन, आयात प्रतिस्थापन का मतलब होता है जो वस्तु या सेवा दूसरे देशों से मंगा रहे हैं, उसके बदले में हम डॉलर का भुगतान कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि उसका हम अपने देश में उत्पादन शुरू करें। तो ये तभी होगा जब हमारे पास संसाधन रहेंगे। तो इसलिए जब उत्पादन को बढ़ाएंगे तो जो संसाधन है वो यूटिलाइज होंगे, बेकार नहीं रहेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा। अब इसका क्षेत्र क्या है? स्कोप ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड का सबसे पहला जो क्षेत्र है वो है प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये बहुत सुनने में आता है, एफडीआई क्या है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, चूंकि डायरेक्ट ये इन्वेस्टमेंट है, तो कोई भी देश दूसरे देश में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जब करता है, बिना आरबीआई के अनुमति के, बिना आरबीआई के किसी अनुमति या किसी फॉर्मेलिटी के, किसी लाइसेंस और वगैरह के, वो डायरेक्ट किसी कंपनी में इन्वेस्ट करती है या खुद कोई कंपनी स्थापित करती है, उसको हम कहते हैं, जैसे अमेरिका की एचपी कंपनी यहाँ बेंगलोर में है। तो इस तरह की बहुत सारी कंपनियां इन्वेस्ट करती हैं, और सरकारें दूसरे देशों में जाती हैं और उनको इनवाइट करती हैं कि हमारे देश में आइए, एफडीआई करिए। अभी अमेरिका और सिंगापुर का सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आता है। सिंगापुर यहाँ कहीं है, सिंगापुर से और अमेरिका से बहुत सारा हमारे यहाँ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आता है। तो इस तरह की जब इन्वेस्टमेंट किया जाता है, कहने का मतलब यह है कि जब किसी, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, सरकार की अनुमति के और आरबीआई की अनुमति के, जब कोई इन्वेस्टमेंट देश में होता है प्रत्यक्ष रूप से, उसे हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इसी प्रकार से भारत भी दूसरे देशों में एफडीआई करता है, दूसरे देशों में टाटा हो गया, एसबीआई के बहुत सारे ब्रांचेज हैं। तो इसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसका अध्ययन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्षेत्र में होता है। आयात एवं निर्यात वस्तुओं एवं सेवाओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इंपोर्ट मतलब आयात। जब हम कोई वस्तु दूसरे देश से मंगाते हैं तो आयात, जब कोई वस्तु हम दूसरे देशों को भेजते हैं तो निर्यात। जैसे अरब कंट्रीज से हम बहुत सारा तेल मंगाते हैं, है ना, लगभग 84% क्रूड ऑयल हम विदेशों से मंगाते हैं। हमारे पास 84% की पूरा करने की क्षमता नहीं है, केवल 20% के आसपास ही हम उत्पादन करते हैं, बाकी सारा हम दूसरे देशों से मंगाते हैं। तो आयात करते हैं, फिर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं बहुत सारी वस्तुओं का। सॉफ्टवेयर का एक्सपोर्ट करते हैं अमेरिका को और अन्य देशों को, और रत्न और आभूषण का बहुत सारा एक्सपोर्ट करते हैं। अभी हम आगे देखेंगे किन किन चीज़ों का एक्सपोर्ट करते हैं। तो आयात और निर्यात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ही इसका अध्ययन किया जाता है। वैश्विक बाजार
पूरा जो मार्केट है, वैश्विक बाजार का मतलब अब मार्केट कोई भी एक किसी एक देश में ही सीमित नहीं रह गया, एक वर्ल्ड लेवल का मार्केट हो गया है। और जब भी उत्पादन कर रहे हैं हम, तो हम पूरे वर्ल्ड लेवल के लिए उत्पादन कर रहे हैं और उसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। वर्ल्ड मार्केट हो गया है, अब एक मार्केट हो गया, पूरा विश्व एक मार्केट हो गया है ना। ये सभी सभी मार्केट अभी हमने देखा पीछे की एकीकरण हो जाना मार्केट का दूसरे देशों के मार्केट से। तो अब सभी देशों का धीरे धीरे हर देश के दूसरे देशों में कंपनियां स्थापित हैं, है ना। रसिया का इंडिया में, इंडिया का रसिया में, चाइना का इंडिया का चाइना में, चाइना के इंडिया में, फिर इसी तरह से हर देश दूसरे देशों में जाकर के और अपनी कंपनियों का स्थापना कर रहा है। तो ये वर्ल्ड मार्केट हो गया, एक तरह से ग्लोबल मार्केट हो गया। तो ये इसका ग्लोबल मार्केट का अध्ययन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत ही करते हैं। विदेशी विनिमय भंडार एक होता है, फॉरेन एक्सचेंज फंड जो है, विदेशी मुद्रा भंडार, वो अभी हम बता रहे थे कि 600 अरब डॉलर हो गया। तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास विदेशी मुद्रा भंडार का एक बहुत बड़ा भंडार हो गया। और उसमें कैसे हो गया, तो हम दूसरे देशों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके ही वो हम कर पाते हैं। दूसरे एफडीआई करा के कर पाते हैं, दूसरे देश के जो कंपनियां आती हैं और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो उससे हमारा फंड डायरेक्ट, क्योंकि जब कोई भी भुगतान करता है तो वो हमें डॉलर में करेगा या रुपए में करेगा। तो इस तरह से हम हमारे पास डॉलर की मात्रा बढ़ती जाएगी। तो ये इसी के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है। विदेशी विनिमय का अध्ययन हम विदेशी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार के अंतर्गत ही करते हैं। लाइसेंसिंग फ्रेंचाइजी, लाइसेंसिंग, जब किसी उद्योग को चलाना हो तो उसके लिए हमें लाइसेंस जरूरी, कागजात और फॉर्मेलिटीज पूरा करना जरूरी होता है, क्योंकि जो नियम और कानून जो तय किए गए हैं काम करने के लिए या फैक्ट्रियाँ चलाने के लिए, इंडस्ट्री चलाने के लिए, उसके अंतर्गत सरकार के द्वारा कुछ नियम तय किए रहते हैं, उसके लाइसेंस में जरूरी होता है लेना। फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी का मतलब कोई किसी ब्रांड का नाम लेकर के कोई काम शुरू कर दें। जैसे डोमिनोज पिज्जा है तो डोमिनोज के नाम पे हम, या केएफसी है, केएफसी का कोई फ्रेंचाइजी ले लिया कोई रेस्टोरेंट वाला, और केएफसी के लोग आते हैं, एक दो आदमी फिर केएफसी वाले भेजते हैं, उनका जांच पड़ताल करते हैं और सब कुछ मानक वगैरह तय करते हैं कि हाँ ठीक है, ठीक चला ले रहा है, तो उसको फ्रेंचाइजी दे देते हैं कि हाँ आप चला सकते हो केएफसी। ऐसा नहीं कि केएफसी जगह जगह देश में जा जाकर हर जगह ही अपना दुकान खोलेगा, तो फ्रेंचाइजी देता है। जब प्रसिद्ध हो जाता है कोई भी ब्रांड, डोमिनोज पिज्जा हो गया फ्रेंचाइजी, या कोई उडुपी कोई रेस्टोरेंट है, उडुपी साउथ इंडियन फूड का नाम है, एक ब्रांड है रेस्टोरेंट का, तो वो फ्रेंचाइजी दे देगा किसी तो रेस्टोरेंट वाले को। वो फिर उडुपी से संबंधित, उडुपी जो बनाता है वो भी बनाएगा, केवल उसका नाम लेकर दुकान के आगे लगा देगा, उडुपी नाम अपना लगा देगा। उडुपी के लोग आएंगे, देखेंगे कि हाँ ठीक चला रहा है, हमारे तय किए गए नियम और स्वाद के हिसाब से ये चला रहा है चीज़ें, तो उसको ओके कर देंगे। उसके लिए कुछ पैसे लेन देन हो जाते हैं, तो उसको फ्रेंचाइजी कहते हैं, यानी कि दूसरे का नाम लेकर अपना कोई बिजनेस करना, दूसरे का नाम और लोगो लगा करके, उसकी बकायदा अनुमति होती है, एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं कि चोरी छुपे, तो उसको हम फ्रेंचाइजिंग कहते हैं। तो ये चीजें भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत आती हैं। तो ये कुछ इसके क्षेत्र थे जो हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो क्षेत्र हैं, ये कुछ उसके संबंध में यहाँ पे बताया गया है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। नेचर क्या क्या है, तो दो या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच व्यापार होता है। इसके लिए कम से कम दो अलग अलग देश होने चाहिए जिसके अंतर्गत ये व्यापार होता है, ये इसकी पहली प्रकृति है। दूसरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूमि वायु समुद्र। 99% तो लगभग जो व्यापार है वो 99% समुद्र के रास्ते ही होता है। बाकी भूमि या वायु, वायु मतलब हेलीकॉप्टर वगैरह और मालवाहक वगैरह, भूमि से हो गया ट्रक रेलगाड़ी वगैरह से होता है। बाकी समुद्र पनडुब्बी और जो जहाजें होती हैं, समुद्री जहाजें, वो इसका व्यापार करती हैं। तो 99% व्यापार समुद्र के रास्ते ही होता है। ये पूरा आप चारों तरफ देखोगे तो समुद्री है, जो भी नीले में दिखाई दे रहा है वो चारों तरफ समुद्र है। तो ऐसा नहीं कि अब अमेरिका ले जाना है तो अमेरिका फ्लाइट में ज़्यादा सामान भी नहीं जा पाएगा और ले जाना बहुत मुश्किल होगा, कॉस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो समुद्र के रास्ते ऐसे जाएंगे और यहाँ पहुँचा देंगे, ऐसे ही ऐसे जाएंगे और यहाँ यूके पहुँचाएंगे, नॉर्वे पहुँचा देंगे, यूके पहुँचा देंगे, या यहाँ से सीधे जाएंगे यूएई, यहाँ पहुँचा देंगे सऊदी अरब, ऑस्ट्रेलिया गए यहाँ से सीधे पहुँच गए। तो थल के माध्यम से जाना बहुत मुश्किल है, यानी कि ज़मीन के माध्यम से जाना बहुत मुश्किल है। एरोप्लेन में बहुत ज़्यादा जहाज़ के माध्यम से सामानें जा नहीं पाती हैं। तो पनडुब्बियाँ बहुत बड़ी-बड़ी बनती हैं पनडुब्बियाँ, और उसके माध्यम से एक एक वो बनता है, तो उसमें बहुत सारे सामान रखे जा सकते हैं और उसके माध्यम से हम अन्य देशों में ले जा सकते हैं। इसलिए समुद्र के रास्ते व्यापार करना आसान होता है। जापान आया तो जापान को समुद्र के रास्ते यहाँ सामान चला चला जाता है और आ भी जाता है, ऐसे ही सभी देशों से। चाइना से
भी समुद्र के रास्ते व्यापार होता है, ऐसे समुद्र के रास्ते बहुत सारा सामान जा सकता है, इसलिए समुद्र के रास्ते ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। तो ये ऐसे ये इसलिए समुद्र के रास्ते व्यापार करना ज़्यादा होता है। ये प्रकृति है इसकी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की। किसी राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि का सूचकांक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है। ये देखा जाता है किसी का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कितना है। तो ऐसा नहीं कि आप सारी चीज़ें इम्पोर्ट कर लोगे। सारी चीज़ें यदि आयात कर रहे हो, सब मंगा रहे हो, तो आप भुगतान कहाँ से करोगे? क्योंकि जब इम्पोर्ट कर रहे हो तो आपको एक्सपोर्ट भी करना पड़ेगा, निर्यात यानी कि भेजना भी पड़ेगा। तो भेजोगे क्या? जब कुछ बनाएंगे तभी भेज पाएंगे। तो जब इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों करेंगे तभी बैलेंस होगा, नहीं तो आप घाटे में आ जाएंगे। केवल मंगाते रह रहे हैं, भेज तो रहे नहीं कुछ, तो आपके ऊपर कर्जा हो जाएगा। विदेशी मुद्रा अर्जित करना, अभी हमने देखा विदेशी मुद्रा अर्जित करते हैं। हमारे पास अभी वर्तमान में 600 अरब डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और हम एक्सपोर्ट करते हैं, इसके बदले मुद्रा डॉलर कमाते भी हैं। व्यापक भौगोलिक क्षेत्र, इंडिया का भौगोलिक क्षेत्र कितना छोटा है, केवल इंडिया को देखो तो यहाँ है। और यदि इंडिया दूसरे देशों से आयात निर्यात कर रही है ना, दूसरे देशों से आयात निर्यात कर रही है, तो इसका व्यापक बहुत बड़े स्तर पे इसका क्षेत्र हो जाता है, अत्यधिक जटिल हो जाता है। व्यापक क्षेत्र होने के कारण ये जटिलता भी बढ़ जाती है। अनेक देशों से सामंजस्य बैठाना, सामान भेजना, मंगाना और उनके समस्याओं को समझना, कई बार स्थिति ऐसी हो जाती है हम किसके पक्ष में जाएं, तो अत्यधिक जटिल भी हो जाता है। किसको भेजें, किस वस्तुओं का व्यापार किससे करें, किससे ना करें। जोखिम और अनिश्चितताएं होती हैं, बहुत सारे जोखिम होते हैं। युद्ध की कई बार संभावनाएं बन जाती हैं, और या वो कई बार होता है कि देश मना कर देता है सामान लेने से, और दादागिरी दिखाई जाती है। तो इसलिए बहुत सारे रिस्क होते हैं, सामान उत्पादन करना और देशों तक पहुंचाना, फिर उनसे डील करना। डील कई बार कैंसिल हो जाता है युद्ध के चलते, और दूसरे देशों से बातचीत करने के चलते। हाँ, संभावनाएं भी उतनी ज़्यादा है, जहाँ रिस्क होता है वहीं संभावनाएं होती हैं। इतनी ज़्यादा व्यापक संख्या है, 8 से 9 अरब, 9 अरब लोगों तक की जनसंख्या पूरे विश्व की। और इतने लोगों के लिए के बीच अपना एक स्थान बनाना और वस्तुओं का उत्पादन करना, इन्वेस्टमेंट करना, एक बड़ा मार्केट है, बाजार है, जिसमें वस्तुओं का उत्पादन किया जा सकता है, और रोजगार की संभावनाएं भी लोगों के लिए बहुत है। आज के डेट में सभी को रोजगार नहीं दिया जा सकता है, तो बहुत सारे लोग दूसरे देशों में रोजगार के लिए जा रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं। विदेशी संबंध डेवलप होता है, दूसरे देशों के साथ हमारा विदेशी संबंध बनते हैं, और उनसे हम बहुत सारी चीज़ें मंगाते हैं। कई बार हमें सहायता मिल जाती है, कई मामलों में कोई भूकंप आ गया, कोई बाढ़ आ गया, तो इस समय जब हमारा किसी से बातचीत रहता है, जैसे ऐसे ही जैसे मित्रता होती है, किसी से रिश्तेदारी होती है, मित्रता होती है, तो क्या होता है, हम उसका मदद करते हैं, कोई उसके ऊपर संकट आता है। तो इस तरह की चीज़ें यहाँ भी पाई जाती हैं। भारत के विदेशी व्यापार की मुख्य विशेषता क्या क्या है, इसको थोड़ा हम अभी समझेंगे। भारत के विदेशी व्यापार का लगभग 90% भाग जल मार्ग से, अभी हमने बताया जल मार्ग, समुद्री मार्ग से होता है। शेष बचा हुआ वायु या सड़क के रास्ते होता है। तो विदेशी भारत का जो विदेशी व्यापार है उसकी सबसे खास विशेषता है कि 90% समुद्री मार्ग से, जल मार्ग से होता है। इसके साथ ही जो 50% जो विदेशी व्यापार है वो ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के साथ इसका है विदेशी व्यापार। और सबसे ज़्यादा तो ये जो निर्यात करता है, सबसे ज़्यादा निर्यात अमेरिका को, अभी संयुक्त अरब अमीरात, ये अमेरिका और ये अरब कंट्री संयुक्त अरब अमीरात को सबसे ज़्यादा निर्यात इसने किया है। आयात में सबसे ज़्यादा चाइना से इसका आयात हुआ है। नेक्स्ट, भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार केवल 6 बंदरगाहों से होता है। बंदरगाहों से मतलब जहाँ से हमारे अ, समुद्री मार्ग से जो पनडुब्बी जाती है या मालवाहक जहाजें जाती हैं समुद्री मार्ग से, वो है एक तो कोलकाता से विशाखापट्टनम, कोचीन, मुंबई, कांडला और चेन्नई। ये 6 बंदरगाह हैं जो समुद्र के रास्ते सामानों को लेकर के, तो यदि देश में कहीं भी हमें हमारा सामान उत्पादन हो रहा है तो हमें विदेश में भिजवाना है, तो सबसे पहले इन बंदरगाहों में से किसी एक बंदरगाह पे ले जाना होगा, फिर वहाँ से समुद्र के रास्ते जाता है। मतलब अ, समुद्री जहाज में लोड होता है, फिर वहाँ से समुद्र के रास्ते दूसरे देशों को पहुँचाया जाता है। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में कृषि, औद्योगिक उत्पाद एवं दस्तकारी, हथकरघा, कुटीर उद्योग जो निर्यात की जाती हैं, उसमें ज़्यादातर कृषि उत्पादित वस्तुएं, औद्योगिक उत्पादित, हथकरघा, कुटीर उद्योग क्षेत्र से संबंधित। और आजकल जो निर्यात हो रहा है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा निर्यात हो रहा है। आयात में यदि हम देखें तो आयात में तेल, पेट्रोलियम उत्पाद सबसे ज़्यादा भारत आयात करता है। समग्र उत्पाद का लगभग 80% तेल, 80% कुल उत्पादन का वह आयात करता है। केवल 20% ही हम अपने देश में उत्पादित कर पाते हैं अपने ज़रूरत का। ठीक है। उर्वरक सबसे ज़्यादा चीन से उर्वरक आयात करता है। भारत में संपूर्ण आयात का लगभग एक चौथाई खनिज तेल होता है, यानी कि 20% ही हम उत्पादित कर पाते हैं।
यहाँ देख लेते हैं भारत क्या क्या आयात क्या क्या करता है। तो पूंजीगत वस्तुएं, मशीनें, टेक्नोलॉजी और मशीन, धातु, अलोह धातु, परिवहन, स्टील। स्टील चाइना से सबसे ज़्यादा भारत आयात करता है। कच्चे माल, खनिज तेल अभी हमने बताया, कपास, जूट, रासायनिक वस्तुओं का समावेश। कच्चा तेल मंगाना अच्छी बात होती है। कच्चा माल मतलब कच्चा माल मंगाना अर्थव्यवस्था के लिए ठीक होता है, क्योंकि इसका मतलब ये होता है कि इससे हम दूसरी वस्तुओं को बनाएंगे, फाइनल गुड्स बनाएंगे, अच्छी वस्तुएं बनाएंगे, फिर इसको हम बेचेंगे। उपभोक्ता वस्तुएं ज़्यादातर मंगाना ये अच्छा संकेत नहीं होता है, क्योंकि इसमें हमें कोई फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादातर वस्तुएं हम मंगाते हैं जो हम उसके लिए उपभोग करने के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अर्थव्यवस्था के ज़्यादातर लोग खाऊ हैं, उपभोक्ता हैं, भोग विलास में उत्पादन कुछ नहीं कर रहे हैं, और इसके लिए हम दूसरे देशों को पेमेंट कर रहे हैं। तो उपकरण, औषधियाँ, वस्त्र, कागज ज़्यादा मंगाया। एक्सपोर्ट क्या क्या करता है भारत? तो इसमें खाद्यान्न समूह या कृषि द्वारा उपज वस्तुएं, कृषि उत्पादित वस्तुएं जैसे अनाज, चाय, तंबाकू, काफ़ी, काजू, मसाले। हालांकि अब ये निर्यात में भारत का कृषि से संबंधित वस्तुएं अब धीरे धीरे कम हो रही, पहले बहुत ज़्यादा थी। और कृषि बेस्ड चीज़ें निर्यात करता है भारत, जिसमें अनाज, चाय, तंबाकू मुख्य है, काजू, काफ़ी और मसाले मुख्य है। कच्चा माल का निर्यात करता है, चमड़ा, ऊन, रुई, कच्चा लोहा, मैगजीन, खनिज पदार्थ। निर्मित वस्तुओं में जूट का सामान, चमड़े का सामान जैसे पर्स वगैरह हो गया, जूते वगैरह हो गए। सीमेंट भेजता है दूसरे देशों को। खेल का सामान, जूते भेजता है। अन्य में है मशीनें, यहाँ भी मशीनें बनाता है। सबसे ज़्यादा एक तो सोने की ज्वेलरी, आभूषण एवं जवाहरात, आभूषण एवं जवाहरात का भी निर्यात करता है। लोहा, इस्पात, इंजीनियरिंग वस्तुएं, सॉफ्टवेयर, सिलाई मशीनें आदि निर्यात करता है दूसरे देशों को, अनेक देशों को। निर्यात में सबसे ज़्यादा अमेरिका को और संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया है, और भी देशों को करता है। ब्रिटेन को, जापान को भी निर्यात करता है, ऑस्ट्रेलिया को निर्यात करता है, रूस को निर्यात करता है, और वहाँ से मंगाता भी है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ क्या क्या है? एडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड या इंपॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, क्या क्या लाभ है? श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का पूरा हमने जो थ्योरी एडम स्मिथ और रिकार्डो का वीडियो बनाया है इंटरनेशनल ट्रेड के संबंध में, वो हमने उसमें पूरा इसी बेस पे हमने बनाया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होने का आधार ही है श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण। जो देश जिस वस्तु को बनाने में योग्य है, उसको वो वस्तुएं बनानी चाहिए, और उसी में श्रम विभाजन करना चाहिए। अलग अलग देशों में अलग अलग वस्तुएं बनाई जाती हैं। ठीक है, तो जैसे यदि ब्रिटेन में घड़ी बनाया जा रहा है, ठीक है, जिसमें मशीन का काम ज़्यादा है, और भारत में कपड़ा बनाया जाता है जिसमें लेबर का काम ज़्यादा है, या खिलौने बनाए जाते हैं, लेबर का उपयोग ज़्यादा किया जाएगा, तो इसलिए श्रम विभाजन हो जाता है। और उसी में जिस काम को बनाने में जो देश लग जाता है, उसी में वो विशिष्टीकरण कर जाता है, स्पेशलाइज कर जाता है। और यही कारण होता है कि एडवांटेज मिलता है इंटरनेशनल ट्रेड से। दूसरा है प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग होता है, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि उत्पादन ज़्यादा करना होता है, हमें निर्यात भी करना होता है, और अपने देश के लोगों का आवश्यकताओं को भी पूरा करना रहता है। तो प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं ज़मीन के अंदर या ज़मीन के ऊपर, लोहा, अभ्रक, तेल, खनिज तेल, चमड़े, और बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं जिनका हम लेबर हैं, बेरोजगार हैं, उनका हम उपयोग करते हैं। तो इन साधनों का पूरा उपयोग होने लगता है जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, तो उसमें हम उत्पादन करते हैं। उत्पादन के लिए इन सभी साधनों की आवश्यकता होती है। औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है। बिना औद्योगिकरण के कोई भी देश नहीं आगे बढ़ पाया है। औद्योगिकरण का मतलब होता है कल कल कारखाने अधिक होना, निर्मित वस्तुओं का, कपड़ा बनाना, जूते बनाना, पंखा बनाना, है ना, मोबाइल बनाना, लैपटॉप बनाना, पेन बनाना, प्रिंटर बनाना, मेज कुर्सी बनाना, तो ये इसको औद्योगिकरण कहते हैं। यानी कि जिसमें मशीनों का, टेक्नोलॉजी का, साइंस का ज़्यादा ज़्यादा उपयोग होने लगे। तो औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तो स्वतः देश विकास करेगा, क्योंकि उसमें रोजगार मिलता है, टेक्नोलॉजी का विकास होता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक फायदा ये होता है कि औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलता है, क्योंकि हम दूसरे देशों से आयात करने के बजाय सोचते हैं कि अपने देश में बनाएं, और दूसरे देशों की वस्तुएं आयात करके हमें पता चलता है कि ये वस्तुओं के में क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है, तो हम मशीनें मंगाते हैं और मशीनों को देश में लगाते हैं, और उसमें अपना उत्पादन को स्पेशलाइज करते हैं, उत्पादन को बढ़ाते हैं। उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, इंप्रूवमेंट इन प्रोडक्शन टेक्निक। हम तकनीकों का आयात करते हैं, और उत्पादन तकनीकी में जब सुधार होता है तो कॉस्ट, अभी हमने बताया, कॉस्ट कम होता है और क्वालिटी बढ़ती है। वस्तु की क्वालिटी बढ़ती है, कॉस्ट कम होता है। कॉस्ट कम होगा तो प्राइस कम होगा, प्राइस कम होगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए चीज़ें हैं। तो उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, उत्पादन तकनीकी में सुधार होता है, क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की वस्तुएं बनेंगी। और अ, हम देखते हैं कि आज कितने अच्छे अच्छे मोबाइल और घड़ी और लैपटॉप आ रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट के कारण ही आते हैं। हम दूसरे देशों से टेक्नोलॉजी आयात कर लेते हैं, या अपने देश में टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करते हैं।
तो ये एक बहुत ही लाभदायक होता है। विदेशी मुद्रा का अर्जन करते हैं, हमें हमें अभी बताया कि हम विदेशी मुद्रा भंडार हमारा 600 अरब डॉलर के आसपास रहता है, कभी इससे ज़्यादा चला जाता है, कभी इससे कम हो जाता है। लेकिन इतना 600 अरब डॉलर के आसपास विदेशी मुद्रा भंडार होना एक अपने आप में बहुत मजबूत अर्थव्यवस्था को बताता है। बाजार का विस्तार होता है। जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो एक हो गया कि देश के अंदर ही बाजार होना, और एक होता है पूरे विश्व में बाजार मिलना। अलग अलग देशों में हम अपने वस्तुओं को बेच सकते हैं और उन देशों में बने वस्तुओं को अपने देशों में मंगा सकते हैं। तो बाजार का विस्तार होता है। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को कम कीमत पर वस्तुओं की प्राप्ति होती है। अभी हमने बताया जैसा कि जब व्यापार होता है तो कंपटीशन बढ़ता है, कंपटीशन बढ़ता है तो निश्चित रूप से प्राइसेस कम होते हैं। प्राइसेस कम होते हैं तो उपभोक्ताओं को इसमें लाभ होता है और उपभोक्ता को कम कीमत पे वस्तुएं मिल जाती हैं। संकट काल में सहायता, हेल्पफुल इन इमरजेंसी। किसी बात की संकट हो जाए, कोई देश में संकट आ जाए, तो जब हमारे दूसरे देशों से जिन जिन देशों से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार रहता है, उन देशों से हमारा संबंध बन जाता है। संबंध बन जाता है तो वो देश हमारे उन संकट में कार्यों में सहायता करते हैं, चाहे वो भूकंप हो या कोई ऐसी प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी देश से युद्ध हो जाए, तो वो देश हमारे सहायता के लिए आगे आते हैं। एकाधिकार पर रोक, कंट्रोल ऑन मोनोपोली। किसी वस्तु के उत्पादन में कोई एक ही उत्पादक है, उत्पादन कर रहा है, तो वो मनमाना कीमत उपभोक्ताओं से लेने लगेगा। तो इसलिए जब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होगा तो दूसरे देशों से भी वस्तुएं हमारे देश में आने लगेंगी, तो इसलिए उसके एकाधिकार पर रोक लग जाएगा और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अंतर्गत कंज्यूमर्स को कम कीमत पे वस्तुएं उपलब्ध हो सकेंगी। जैसे अभी चाइना की में बनी वस्तुएं सबसे ज़्यादा सस्ती मिलती हैं। मोबाइल, चार्जर, आप देखेंगे तमाम इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं यदि देखें उसके पीछे, तो हमें पता चलता है कि मेड इन चाइना लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि कम कीमत पे क्यों हम उसको करते हैं, क्योंकि कम कीमत पे उपलब्ध होता है हमें। और उपभोक्ता को क्या चाहिए, सबसे पहली जरूरी चीज़ वो ये देखता है कि कीमत क्या है, किसी चीज़ की प्राइस क्या है, और उसी फीचर में उसी काम की वस्तु कम कीमत में मिल रहा है तो उपभोक्ता उसी को फोकस करेगा, उसी को खरीदेगा। कीमतों में समानता में प्रवृत्ति, इक्वलाइजेशन टेंडेंसी ऑफ प्राइस। तो जब किसी एक वस्तु की कीमत 10 रुपये है तो कोई उस वस्तु को 20 रुपये में नहीं बेचेगा, फिर वो भी अपने वस्तु की कीमत को कम करके 10 रुपये पे लाएगा। तो इसी तरह से वो वस्तुएं जितनी भी प्रोड्यूसर बनाएंगे, जितने भी उत्पादक बनाएंगे या देश बनाएंगे, उस वस्तु की कीमत को कम करके 10 रुपये तक लाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि कीमत ज़्यादा रखेंगे तो वो वस्तु नहीं बिकेगी। तो इस प्रकार से उस वस्तु की कीमत एक समान हो जाएगा पूरे देश में, विश्व के हर देश में। अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है तो हमें पता है कि कोई देश किसी देश से झगड़ा नहीं करेगा, युद्ध वगैरह नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि इस देश से हमें ये फायदा है। हर देश एक दूसरे से कुछ ना कुछ मंगा रहा है, कुछ ना कुछ वहाँ भेज रहा है। तो यदि मंगा रहा है तो उसे पता है कि हम इस पर डिपेंडेंट है। जैसे अभी अरब कंट्री से हमारे देश में तेल मंगाया जाता है, हम चाहेंगे कि अरब कंट्री में शांति बना रहे ताकि हमें सस्ता तेल मिलता रहे। यदि वहाँ अशांति बनेगी, युद्ध वगैरह होगा, तो तेल हमें फिर महंगा मिलने लगेगा, झगड़ा करेंगे महंगा तेल मिलेगा, तो हमारे देश को नुकसान होगा। तो हम थोड़ा नॉर्मल बिहेव करेंगे और आराम से बातचीत करेंगे, ठीक है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय शांति, कोई कोई आपस में झगड़ा भी करेंगे तो हम कहेंगे कि भाई शांति को तवज्जो दिया जाए, आराम से शांति बनाया जाए, ताकि व्यापार अच्छे से होता रहे और लोगों को अच्छे सामान और कम दाम में मिलते रहे। सांस्कृतिक महत्व इसलिए है कि अनेक देशों के कल्चर से हम वाकिफ होते हैं, कल्चरल सिग्निफिकेंस। कल्चर से वाकिफ होते हैं, अन्य देशों में अलग 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 कल्चर होते हैं, एक देश में अलग अलग हिस्सों में अलग 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 कल्चर होते हैं, जिनके कारण विभिन्न देशों में भिन्न भिन्न कल्चर होते हैं। तो अनेक तरह के कल्चरल सिग्निफिकेंस है, तो ये फायदा होता है। तो ये कुछ महत्व थे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के, लाभ थे जो देशों को मिलता है यदि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ हानियां भी हैं, ऐसा नहीं केवल लाभ ही होता है, हर चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की कुछ हानियां होती हैं। डिसएडवांटेज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। डिसएडवांटेज क्या है? एक तो डिसएडवांटेज ये है कि लॉस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस, बहुत ही अत्यधिक दोहन हो जाता है। हम विकास के रास्ते में इतना कंपटीशन में एक दूसरे देशों को देख करके, उनके विकास को देख करके इतना आंधे हो जाते हैं कि हम ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ नेचुरल नेचुरल रिसोर्सेज करने लगते हैं। जंगल, जमीन, जल का अत्यधिक उपयोग करना, पेड़ों को काटना, है ना, और बांध बनाना, और जमीन के अंदर की चीज़ों को दोहन करना। तो ये सब समाप्त होने लगेंगे तो आने वाले भविष्य में लोगों की आवश्यकताओं को कैसे पूरा करेंगे। तो इसलिए आया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास को हमें बढ़ाना है। सतत विकास का मतलब प्राकृतिक संसाधनों का उतना ही उपयोग करो कि आने वाले भविष्य के पीढ़ियों को भी उसका उसकी उनकी भी आवश्यकताओं को पूरा हो, उन्हें भी शुद्ध हवा और जल मिलता रहे, और जो वर्तमान पीढ़ी है उनको भी मिले। नेक्स्ट है विदेशी प्रतियोगिता का प्रतिकूल प्रभाव। जो विदेशी प्रतियोगिता है, जब हम दूसरे देशों से आयात निर्यात करते हैं, तो अब दूसरे देशों से सस्ते वस्तु हमारे देश में आएंगे, सस्ते वस्तु आएंगे, है ना, चीप गुड्स आएंगे,
तो चीप गुड्स आएंगे, सस्ते वस्तु आएंगे, तो हमारे देश में जो वस्तु बन रहा है, कोई एक्स वस्तु बन रहा है और तो उसकी कीमत यदि हाई है तो उस वस्तु को लोग नहीं खरीदेंगे और सस्ते वस्तु को लोग खरीदेंगे। सस्ता चीप एक्स है उसको खरीदेंगे, महंगे एक्स को नहीं खरीदेंगे। तो ये प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा फिर हमारे देश में, जो महंगे वस्तु के उत्पादन में ये थोड़ा कीमत उसका ज़्यादा है, इसके उत्पादन में जो लोग लगे हुए हैं रोजगार में, वो बेरोजगार होने लगेंगे क्योंकि उसकी वस्तु नहीं बिकेगी, उसका उत्पादन नहीं होगा, उत्पादन नहीं होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। तो ये एक प्रतिकूल प्रभाव है। दूसरा है कि हम डिपेंडेंट हो जाएंगे दूसरे देशों पे, वह देश फिर हम हमारा कभी भी ब्लैकमेल करेगा, वस्तु नहीं भेजेगा या कहेगा हम नहीं देंगे वस्तु। तो फिर एक तो हमने अपने देश में उसका उत्पादन बंद कर दिया, दूसरे वो हमें ब्लैकमेल करने लगेगा। तो ये थोड़ा प्रतिकूल प्रभाव इसका रहता है, नेगेटिव इफेक्ट रहता है। नेक्स्ट है उपभोक्ता के आदतों में परिवर्तन हो जाता है। उपभोक्ता दूसरे देशों के वस्तु का उपभोग करते करते उसके वस्तु का आदी हो जाएगा, फिर उसके वस्तु का आदी हो जाएगा तो उसी के वस्तु को खोजेगा और उसके आदत में परिवर्तन हो जाएगा। फिर वो एक तरह से गुलामी की तरफ बढ़ जाएगा उपभोक्ता। तो दूसरे देशों से जब हम वस्तुएं मंगाते हैं तो ये खतरा रहता है कि उस वस्तु के व्यक्ति उस वस्तु के उपभोग का आदी हो जाता है। जैसे हम दूसरे देशों से सस्ते सिगरेट मंगा रहे हैं या तंबाकू मंगा रहे हैं या शराब मंगा रहे हैं, तो ये उपभोक्ता की आदत उस पे बदल जाता है, उसका आदत हो जाता है और उसी वस्तु का या महँगी कारें मँगाते हैं। तो एक तरह से हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है। राजनीतिक निर्भरता, फिर हम राजनीतिक रूप से गुलाम होने लगते हैं दूसरे देशों के और उनकी बातों को मानना पड़ता है हमें। तो ये नुकसान ये है। अंतर्राष्ट्रीय द्वेष, इंटरनेशनल एंटीपैथी, अंतर्राष्ट्रीय विद्वेष बढ़ता है इसमें, क्योंकि हम किसी देश से आयात कर रहे हैं तो दूसरा देश बुरा मान सकता है कि हमसे क्यों नहीं आयात कर रहे हैं। जैसे हम रूस से जब खरीदते हैं सामान, है ना, जैसे ये हम देखें तो हम यदि रूस से हथियार मंगा रहे हैं तो फ्रांस नाराज हो जाता है या अमेरिका नाराज हो सकता है, या हम जब फ्रांस से मंगाते हैं तो रूस नाराज हो जाता है। तो ये थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय विद्वेष बढ़ने की एक संभावना रहती है। तो ये कुछ इसके हानि है और साइड इफेक्ट है। बहरहाल इन हानियों को के ज़्यादा महत्व नहीं है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार खूब जोर शोर से चल रहा है आजकल, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना कोई भी देश वंचित नहीं है। हर देश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ है और आयात निर्यात करता है क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो सकती हैं। और कोई भी अर्थव्यवस्था बंद अर्थव्यवस्था नहीं, खुली अर्थव्यवस्था है, ओपन इकोनॉमी है। तो आई होप कि ये इंटरनेशनल ट्रेड क्या है और इसके क्या क्या स्कोप है, क्या क्या नेचर है, क्या क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज हैं, ये आपको समझ में आया हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।